नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। इस लॉकडाउन के दौरान मैंने करियर रिलेटेड कई वीडियोस अपलोड की हैं, जिसके द्वारा मैंने ये बताने का प्रयास किया कि 12वीं के बाद आप कौन कौन से करियर्स अपना सकते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम तीनों के लिए ही मैंने ये बताने के लिए कोशिश की थी, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में जो मुझे कमेंट्स मिले उसमें बच्चों की अनेक क्वेरीज थी। वे जानना चाहते हैं, जैसे किसी ने पूछा कि मैम अक्सर डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में 12वीं क्लास के बाद एडमिशन नहीं हो पाती और चूंकि एंट्रेंस में मेरिट नहीं बन पाता तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को अधिक वेटेज मिल जाती है, तब ऐसे में क्या करें। और मैम डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं क्या। किसी ने पूछा मैम प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कैसे बनते हैं, कृपया बताएं। कोई कहता है कि मैम टीचर बनने के बाद यूपीएससी कर सकते हैं या प्लीज मैम रिप्लाई। और मैम ये तो बहुत ही ज़रूरी वीडियो थी बच्चों, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी क्वेरीज को शांत करना। कई बच्चे ये जानना चाहते हैं कि जेबीटी कैसे करें और डीएलएड करने का पूरा सही तरीका क्या है, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या हम 2 डिग्रीज साथ साथ ले सकते हैं। तो बच्चों 12वीं के बाद आप कैसे जेबीटी करें, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं और कौन से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं और आपको इसके लिए कैसी तैयारी करनी होगी, और जेबीटी कर लेने के बाद सीटेट कैसे करें और एक बार गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद कैसे अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएं और एक प्राइमरी टीचर से स्टार्ट करके किस तरह से आप प्रिंसिपल की पोस्ट तक जाएं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप आज की इस वीडियो में प्राप्त कर पाएंगे, बशर्ते कि अंत तक बने रहें और स्किप बिल्कुल ना करें। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके इन प्रश्नों के उत्तर दूं और विशेषकर पूरी की पूरी प्रक्रिया समझाऊं कि जेबीटी कैसे करनी है, आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बात जेबीटी और डीएलएड की। जेबीटी का अर्थ होता है जूनियर बेसिक टीचर, यानी प्राइमरी का टीचर, और ऐसे ही डीएलएड भी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये भी प्राइमरी लेवल के ही टीचर्स बनते हैं, 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ। फ़र्क केवल इतना है कि कुछ स्टेट्स में जेबीटी कहा जाता है और कहीं कहीं पर इसको डीएलएड कहा जाता है, लेकिन दोनों के सिर्फ नाम में फ़र्क है, ना तो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़र्क है और ना ही आगे अपॉर्चुनिटीज़ में फ़र्क है। तो कुछ इंस्टीट्यूट जेबीटी के नाम से करवाते हैं ये डिप्लोमा और कुछ इंस्टीट्यूट इसको डीएलएड के नाम से। अब आगे बात करते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बच्चों चाहे डीएलएड हो या जेबीटी, इसमें आप 12वीं कक्षा के बाद ही एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और ये 50% आपके एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर होते हैं, यानी मेन जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखा जाता है, जिनमें 4 मेन सब्जेक्ट्स और साथ में एक लैंग्वेज, मतलब बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स देखे जाएंगे। हालांकि कहने को तो ये 50% है, पर ये मिनिमम क्राइटेरिया है बच्चों। वहाँ आपकी मेरिट लिस्ट उस हिसाब से बनती है कि आपके कितने अधिक अंक हैं। यदि अधिक अंकों वाले ज़्यादा बच्चे होंगे तो 50% वालों का चांस कम हो जाएगा, लेकिन हाँ ये है 50 से ऊपर आने पर आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी बात, इसमें जो मेरिट बनेगी उसमें 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के ही अंक देखे जाएंगे और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसमें SC, ST, OBC, PWD बच्चों को 5% मार्क्स में रिलैक्सेशन भी मिलता है। और ये एडमिशन कब शुरू होते हैं, जैसे ही आपका 12वीं का रिजल्ट आएगा तुरंत ही इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और ये शुरू हो जाते हैं। वैसे अभी तक ये प्रायः जुलाई में होते थे, परंतु इस वर्ष जब रिज़ल्ट ही लेट आ रहा है तो हो सकता है ये थोड़े से लेट हो, लेकिन 12वीं का रिज़ल्ट आते ही आप तुरंत एक्टिव हो जाइए और पूरी नज़र रखिए कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आप अप्लाई कर सकें। अब बच्चों अवश्य ही आप यह भी जानना चाहते होंगे
अच्छी डाइट्स हैं कहाँ कहाँ पर जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी गवर्नमेंट डाइट्स की। दिल्ली में कुल 9 गवर्नमेंट डाइट्स हैं। सबसे पहली तो है केशवपुरम में, दूसरी पीतमपुरा, तीसरी राजेंद्र नगर, और चौथी दरियागंज, पांचवी सेक्टर 7 आर के पुरम, छठी दिलशाद गार्डन, सातवीं कड़कड़डूमा में, आठवीं ये मोती बाग में है, और 9वीं गुमान हेड़ा नई दिल्ली में। तो इस तरह से ये तो गवर्नमेंट डाइट्स हैं जहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ प्राइवेट डाइट्स भी हैं जिनमें आप एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ मिनिमम क्राइटेरिया 50% का होता है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% तक हो सकता है, लेकिन मेरिट तो बनेगी आपके मार्क्स के बेस पर। यदि अधिक अंकों वाले ज़्यादा बच्चे आ गए तो मेरिट लिस्ट में नाम आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड्स के हिसाब से यदि देखा जाए तो आप ऐसा समझिए कि 85% से ऊपर वाले बच्चे इजली गवर्नमेंट डाइट्स में एडमिशन पाते हैं, लेकिन जिनके नंबर कम रह जाते हैं उन्हें प्राइवेट डाइट्स में एडमिशन लेना पड़ता है। तो प्राइवेट डाइट्स दिल्ली के अंदर कौन कौन सी हैं, ये लिस्ट आपको सामने दिखाई दे रही है। तो इसमें कुल 26 ये इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें कि आप एडमिशन ले सकते हैं, और हर एक का फ़ोन नंबर और कोड नंबर भी यहाँ पर सामने आपको दिखाई दे रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और पूरी डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन प्राइवेट डाइट्स में कुछ फीस अधिक होती है, लेकिन कम से कम एडमिशन सिक्योर करने से आप अपना साल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आपके मन में यह आ रहा होगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तो फीस बहुत अधिक होगी। बच्चों, बहुत अधिक नहीं है। जैसे जो जामिया मिलिया है वहाँ पर पूरे 2 साल की केवल 13,800 रुपये DLED की फ़ीस होती है, और जो बाकी गवर्नमेंट डाइट्स मैंने अभी बताई यहाँ पर भी हर महीने करीब 800 रुपये है, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी फीस है। लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि करीब 3200 रुपये हर महीने की फ़ीस पड़ जाएगी। एग्जामिनेशन फ़ीस तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में सेम ही है। तो इस तरह से आप यह देखिए कि इतनी अधिक नहीं है कि 3600 रुपये फीस भरना बहुत कठिन हो जाए, क्योंकि यह केवल 2 वर्ष तक फीस भरने के बाद आपके हाथ में एक प्रोफेशनल डिग्री आ जाती है, एक प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी आ जाती है कि आप तुरंत सीटेट के लिए अप्लाई कर पाएँ। और सीटेट के लिए अप्लाई करते हुए आप लास्ट सेमेस्टर में ही एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि देखिए ये सेमेस्टर सिस्टम होगा, 4 सेमेस्टर टोटल होते हैं, तो आप चौथे सेमेस्टर में ही एलिजिबल होते हैं सीटेट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अब मैं बात करती हूँ सीटेट क्या है और इसका एग्ज़ाम कब देना होता है, कैसे देना होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों ने इस विषय में मुझसे पूछा। तो सीटेट जो है सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह है CBSE द्वारा आयोजित होता है और सेंटर में होता है, और सेंटर वाला ये टेस्ट क्लियर करने के बाद आप स्टेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और इस टेस्ट को साल में 2 बार करवाया जाता है, एक जनवरी में और दूसरा जून में, और इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर वे लोग देते हैं जो केवल 5वीं तक के टीचर्स बनना चाहते हैं, लेकिन पेपर सेकंड जो है ये वे देते हैं जो 6ठी से 8वीं तक के टीचर्स बनना चाहते हैं। यदि आप चाहें दोनों भी दे सकते हैं, यानी अगर आपकी एलिजिबिलिटी है आप दोनों भी दे सकते हैं। और जो कैंडिडेट इसमें पास हो जाता है उसे एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो लेने ही पड़ते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग मार्क्स भी डिपेंड करता है, हर बार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पिछली बार 85 वालों को एलिजिबल माना गया, और वैसे 60% से अबव स्कोर करने वाले जो हैं वे
टेट एग्ज़ाम क्लियर्ड माने जाते हैं और ये क्वालिफाई होने के बाद आप सीधे नौकरी पाने के हकदार नहीं हो गए, अभी तो नौकरी के लिए अपीयर होने के काबिल हो गए। और प्रायः सीटेट क्लियर करने वाले बच्चे जो विभिन्न कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के लिए, उनमें क्लियर कर ही लेते हैं, क्योंकि लगभग वही का वही सिलेबस इसका है और वही का वही सिलेबस ही उसमें कंपटीशन के एग्ज़ाम्स में आता है। और इसमें आम बच्चों के लिए, जनरल बच्चों के लिए 60% स्कोर करना ज़रूरी होता है, लेकिन SC ST OBC के लिए या फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, उनके लिए इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है। अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया है कि TET सर्टिफिकेट की जो मान्यता है वह 7 साल से बढ़ाकर आजीवन कर दी गई है। तो इस तरह से आप एक बार पूरी कोशिश करके टेट एग्ज़ाम क्लियर कर जाइए, तो इसके बाद यह जीवन भर के लिए वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। अब बच्चों, आप ये जानना चाहते होंगे कि सीटेट के बाद जब सीधे नौकरी मिलती ही नहीं तो इसका फ़ायदा क्या है। तो बच्चों, ध्यान रखना कि ये जो CBSE सीटेट एग्ज़ाम अरेंज करती है, इसको क्लियर करने के बाद आप KVS NVS, KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय जो होते हैं, NVS नवोदय विद्यालय, प्राइवेट स्कूल्स और जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, इन सब में अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो सीटेट है, इसका सिलेबस क्या रहता है, जो पहला पेपर है, पेपर 1, इसके अंदर मुख्य रूप से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 ये आते हैं, और साथ ही ये मैथ्स और एनवायरनमेंट स्टडीज़ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहते हैं। और जो पेपर 2 दिया जाता है उसके अंदर भी ये सब तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके साथ जो आपका मेन सब्जेक्ट आपने अप्लाई किया होता है उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसमें अब आप सोच रहे होंगे कि सीटेट की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, इसके लिए कौन सी पुस्तकें ली जानी चाहिए। तो बच्चों, इतना ध्यान रखना, इसके लिए अलग से कोई पुस्तकें लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हिंदी, इंग्लिश या जो भी आपकी लैंग्वेजेस हैं, 2 लैंग्वेजेस, और उसके साथ 6ठी से 8वीं तक की यदि बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो उसी में से ही प्रश्न आ जाएंगे। तो आपको साइंस और SST जो 6ठी से 8वीं तक की किताबों में है, NCERT की किताबों में है, उन्हीं की ही तैयारी कर लेनी है। उसी में से ही सीटेट के पेपर के लिए काफ़ी हद तक आ जाता है। और जब आपने सीटेट क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको कहाँ कहाँ नौकरी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप EDMC के प्राइमरी स्कूल्स में, SDMC के प्राइमरी स्कूल में, NDMC के स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय में, स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स में और प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरी स्कूल्स में प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक सीटेट और JBT DLED के बारे में आपकी शंकाओं का निवारण कर दिया है, लेकिन अब बारी बारी से मैं एक बार आपके पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर भी दे देती हूँ। जैसे कि ये मुझसे पूछा गया कि DLED गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता तो क्या करें। तो बच्चों, इसके लिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट डाइट्स के अलावा प्राइवेट डाइट्स भी हैं जहाँ की फ़ीस बहुत अधिक नहीं है और इतनी भरना कोई अधिक कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यदि आपका उनमें भी एडमिशन नहीं हो पा रहा तो आप आसपास में यानी NCR के अन्य कॉलेजेस में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हरियाणा है, UP है, यहाँ पर भी डाइट और JBT होती है और अनेक ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर परसेंटेज बहुत हाई नहीं जाती, तो आपका मेरिट में नाम आ सकता है। तो इसीलिए आप यदि मेरिट लिस्ट में आसानी से स्थान नहीं बना पा रहे हैं तो अन्य स्थानों पर भी आपको साथ साथ ट्राई कर लेना चाहिए। केवल
दिल्ली की गवर्नमेंट डाइट्स के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आगे पूछा गया कि डीएलएड के साथ साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हम एक कोर्स रेगुलर और एक कोरेस्पोंडेंस से कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर डीएलएड कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड प्राइवेट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। एक अन्य प्रश्न था कि जेबीटी कोर्स से टीचर बनने के बाद यूपीएससी कर सकते हैं। तो बेटा यूपीएससी में अपीयर होने के लिए आपको पहले ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो आप यदि जेबीटी कोर्स करके टीचर बन भी गए तो साथ के साथ आपको अपनी क्वालिफिकेशन तो बढ़ानी पड़ेगी। आप डिस्टेंस एजुकेशन से या प्राइवेट कोरेस्पोंडेंस से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप यूपीएससी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत अधिक करनी होगी, केवल प्राइमरी टीचर बनकर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो जाना। और अगला प्रश्न था, एक बार ये बता दो कि हिंदी की टीजीटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? बेटा हिंदी टीजीटी बनने के लिए आपको ग्रेजुएट प्लस बीएड होना कंपलसरी है। बाकी जितनी हाई क्वालिफिकेशन होगी उतने चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आप हिंदी के टीजीटी बनना चाह रहे हो, इसलिए आपके पास 10th में 12th में ग्रेजुएशन में हिंदी होना भी जरूरी है। आगे पूछा गया कि वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनने के लिए क्या क्या करना होता है? तो बेटा अगर आप प्राइमरी टीचर से स्टार्ट कर रहे हैं और प्रिंसिपल तक जाना चाहते हैं तो आप ये सोच लीजिए कि एक बार आप गवर्नमेंट जॉब में आ गए तो उसके बाद आपको सबसे पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि आप 5 साल के लिए एज रिलैक्सेशन पाने के हकदार बन गए। और इसके साथ साथ आपने यदि अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाई, प्राइवेट तौर पर ही आप अपनी ग्रेजुएशन करते रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते रहे, आगे पीएचडी तक कर जाते हैं, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं। और जब आप प्राइमरी टीचर एक बार ज्वाइन कर लेते हैं तो केवल 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें आपको आगे कहीं बढ़ने के लिए परमिशन डिपार्टमेंट नहीं देता। लेकिन 2 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड खत्म होते ही आप आगे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए डिपार्टमेंटल एनओसी लेकर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर ट्राई कर सकते हैं। चाहे आप डायरेक्ट टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के लिए ट्राई करें, या फिर अगर आप डिपार्टमेंटल ही जाते हैं तो केवल 5 वर्ष के प्राइमरी टीचर रहने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं टीजीटी बनने के लिए, और 5 वर्ष टीजीटी रहने के बाद आप पीजीटी बनने के लिए, और फिर आपकी टीचिंग में ही केवल 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होने के बाद आप वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल बनने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसके बाद यदि आप डिपार्टमेंटल ही प्रमोशन के सपने देखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि शायद रिटायरमेंट पहले हो जाए और आप प्रिंसिपल की पोस्ट तक ना जा पाएँ। लेकिन यदि आपने मन में ठान लिया प्रिंसिपल की पोस्ट तक पहुंचने की, तो उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, यूपीएससी फेस करना ही पड़ेगा। और यूपीएससी में प्रिंसिपल बनने के लिए क्या कंडीशन है? आपको कम से कम एमए होना चाहिए और आपका 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या फिर 5 साल एडमिनिस्ट्रेशन में और 3 साल टीचिंग एक्सपीरियंस, इस तरह से भी हो सकता है। टीजीटी और पीजीटी का मिला के भी हो सकता है। यानी आपको कुल 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए, बीएड चाहिए, और एज 50 साल से कम होनी चाहिए। मगर गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से 5 साल रिलैक्सेशन में मिल जाती है, वरना 50 साल की इसकी एज रहती है। और इसके साथ साथ अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो तो वह आपकी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन बन जाती है। और ये तो मैंने मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात की, मगर जितनी अधिक क्वालिफिकेशन होगी उतने ही मार्क्स बढ़ जाएंगे, इंटरव्यू में चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको यूपीएससी में पहले रिटन टेस्ट क्लियर करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू फेस करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, और तब आप प्रिंसिपल बन सकते हैं।
तो बच्चों, आपको समझ में आया कि यदि आपने 12वीं के बाद 2 साल का जेबीटी किया है, तो उसके बाद आप अगर सीटेट क्लियर करके और एक बार प्राइमरी टीचर बन जाते हैं, प्राइमरी टीचर बनने के तुरंत बाद ही आप अपनी साथ साथ क्वालिफिकेशन बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? 3 साल ग्रेजुएशन में लगाएंगे, उसके बाद कम से कम 2 वर्ष आप एमए में लगाएंगे, फिर आपको 2 वर्ष की बीएड करनी होगी और उसके बाद चाहें तो पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें पीएचडी में आप करीब करीब समझ लीजिए कि मिनिमम 3 साल होते हैं और मैक्सिमम 5-7 साल लग सकते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप ये क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, तो आप इस पोस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, अपने सपनों को नए पंख लगाइए, उड़ान भरने दीजिए। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हम प्राइमरी टीचर से शुरू हो रहे हैं तो हमारे आगे बढ़ने की उम्मीद कम हो गई। आप भले ही प्राइमरी से शुरू करें, लेकिन यदि मेहनत करते रहेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन को आगे ऐड ऑन करते रहेंगे, तो प्रिंसिपल की पोस्ट तक जा सकते हैं। मैंने स्वयं प्राइमरी टीचर से प्रारंभ किया, मगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन के भरोसे नहीं बैठी और डायरेक्ट टेस्ट क्लियर करते करते टीजीटी बनी, अब लेक्चरर हूँ। और मैंने अपनी क्वालिफिकेशन सर्विस के साथ साथ ही बढ़ाई। एमफिल पीएचडी करने के बावजूद आज तक भी मैं पढ़ रही हूँ, 4थी एमए आज की डेट में भी मैं कर रही हूँ। तो आप भी साथ साथ अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं, टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं, कंपटीशन फेस कर सकते हैं। कंपटीशंस में खूब मेहनत करके आगे बढ़िए, क्लियर करिए और पूरा खुला आसमान आपके सामने है। करियर आपका बुलंदियों तक पहुंच सकता है, बस मेहनत चाहिए और वो आप करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मुझे आशा है कि अब आपके काफ़ी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल चुके होंगे, लेकिन यदि फिर भी कोई प्रश्न अभी बाकी है तो आप उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका उत्तर देने की, और यदि वहाँ दे पाना संभव ना हुआ तो मैं अलग से वीडियो बना करके आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करूंगी। और यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी, पसंद आई, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंच सकें। धन्यवाद।